स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। स्टडी IQ प्रेजेंट्स द पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सर, क्या आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हमें जानना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा हम कुछ चीजें समझ सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया था। इस कोर्ट का ये काम था कि प्रोविंसेस और फेडरल स्टेट्स के बीच में जितने भी डिस्प्यूट्स है उनको रिजॉल्व किया जाए। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया हाई कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट अपील से भी डील करता था। फिर इंडिपेंडेंस के बाद फेडरल कोर्ट और जुडिशियल कमेटी ऑफ द प्रीवी काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिप्लेस कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जनवरी 1950 में फंक्शन में आया। जब 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ तो उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन था कि कंट्री में एक सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश होना चाहिए, जिसके अंतर्गत एक चीफ जस्टिस होंगे और 7 जजेस होंगे। फिर ओवर द इयर्स सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इंक्रीज भी कर दिया गया और पार्लियामेंट के द्वारा अभी तक 34 जजेस इन सुप्रीम कोर्ट को इंक्लूड किया है, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सर, क्या आप हमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ फंक्शंस के बारे में इंडिकेट कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट उन अपील से डील करता है जो हाई कोर्ट्स के वर्डिक्ट के अगेंस्ट हो और लोअर कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स के अगेंस्ट भी अपील्स को डील करते हैं। सुप्रीम कोर्ट्स वेरियस गवर्नमेंट अथॉरिटीज के बीच डिस्प्यूट को रिजॉल्व भी करते हैं। इतना ही नहीं, अगर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में भी कोई डिस्प्यूट होता है तब भी सुप्रीम कोर्ट उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है। सुप्रीम कोर्ट 2 स्टेट्स में भी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करते हैं। जब प्रेसिडेंट किसी मैटर को सुप्रीम कोर्ट के पास रेफर करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का यूज करते हुए उन मैटर्स को भी डील करते हैं। सुप्रीम कोर्ट खुद से भी केसेस को डील कर सकते हैं, जिसे सुओ मोटो बोला जाता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया कोई भी डिसीजन इंडिया की सभी कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग होता है और यूनियन गवर्नमेंट और सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बाइंडिंग माना जाता है। सर, अब हम सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बारे में जानना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन 3 प्रकार का होता है। पहला ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, दूसरा एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन और तीसरा एपेलेट जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब यह होता है कि सुप्रीम कोर्ट उन मैटर्स को डील करता है जिन मैटर्स पर विक्टिम सुप्रीम कोर्ट को फर्स्ट इंस्टेंस में ही अप्रोच कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 131 में मेंशन्ड है। नेक्स्ट है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। इसके तहत प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को यह रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कोर्ट किसी लॉ से रिलेटेड या फिर किसी भी इशू पर अपनी ओपिनियन प्रेसिडेंट को प्रेजेंट करे। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के तहत सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को किसी भी मैटर पर एडवाइस कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस किया गया प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं माना जाता। नेक्स्ट है एपिलेट जुरिस्डिक्शन। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट उन केसेस से डील करता है जो हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट्स की किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करते हो। सर, सुप्रीम कोर्ट का कॉम्पोजिशन कैसे होता है? सुप्रीम कोर्ट में इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टोटल 34 जजेस होते हैं। जजेस केसेस को डील करने के लिए बेंचेस में बटे होते हैं। जजेस डिफरेंट केसेस को उनकी नेचर के अकॉर्डिंग बेंचेस में डिवाइड होते हैं। जजेस की बेंच 2 मेंबर्स या फिर 3 मेंबर्स या फिर 5 मेंबर्स या फिर उससे ज्यादा की भी हो सकती है। जब कोई बेंच 2 जजेस या फिर 3 जजेस की होती है तो उसे डिवीजन बेंच बोला जाता है, और जब बेंच 5 मेंबर या उससे ज्यादा की होती है तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोला जाता है। अब इन दोनों में डिफरेंट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर ऐसे ही केसेस को अलाउ किया जाता है ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर से रिलेटेड होते हैं और उनकी वैलिडिटी 5 से ज्यादा जजेस के साथ और उनके बेंचेस के साथ डिसाइड की जाती है। सुप्रीम कोर्ट जजेस की बेंचेस से लॉ के ऊपर रेज होने वाले सभी फंडामेंटल क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करती है। अब हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास ये पावर होती है कि वो सभी कोर्ट के प्रोसीजर्स को और प्रैक्टिसेस को रेगुलेट करने के लिए प्रेसिडेंट को कंसल्ट करते हैं।
सभी कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच डील करती है और दूसरे केसेस को सुप्रीम कोर्ट की मिनिमम 3 जजेस की बेंच डील करती है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग दिल्ली को सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट माना गया है। हावेवर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी दूसरे प्लेस को सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के तौर पर असाइन कर सकते हैं। हावेवर ये एक ऑप्शनल प्रोविजन होता है जिसे मैंडेटरी नहीं माना जाता। सर, क्या आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एलिजिबिलिटीज के बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एलिजिबिलिटी को समझते हुए आर्टिकल 124 के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा इंडियन सिटीजन जिसकी एज 65 ईयर्स से कम है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर अपॉइंट हो सकता है। हावेवर सुप्रीम कोर्ट का जज बनने से पहले उस इंडिविजुअल को किसी एक हाई कोर्ट या फिर एक से ज्यादा हाई कोर्ट्स के जज के रूप में मिनिमम 5 ईयर्स तक सर्व करना होता है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि उस इंडिविजुअल को किसी एक हाई कोर्ट या फिर किसी एक से ज्यादा हाई कोर्ट्स में मिनिमम से मिनिमम 10 साल तक एज एडवोकेट के रूप में सर्व करना होता है। और तीसरी एंड फाइनल कंडीशन ऐसी होती है कि जब वो इंडिविजुअल एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होता है इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तब भी सुप्रीम कोर्ट का वो जज बन सकता है। सर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिलेटेड ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को स्टैब्लिश करते हो? इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना ये डेमोक्रेसी के लिए सबसे ज्यादा बेसिक और बेडरॉक माना जाता है और इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस है जो कि जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को एंश्योर करते हैं। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ये पहला फीचर है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड की गई है। एक बार अगर उन्हें अपॉइंट किया जाएगा तो वो अपने ऑफिस को टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स रिटेन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा ही रिमूव किया जाता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर, और इस तरीके के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को पास करने के लिए आर्टिकल 368 के तहत एक स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है फ्रॉम द हाउस। सुप्रीम कोर्ट के इंडिपेंडेंस की नेक्स्ट प्रोविजन ये है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस एक अच्छे खासे अमाउंट ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस को एंजॉय करते हैं और उन्हें किसी भी सिचुएशन में डिक्रीज नहीं किया जा सकता। हालांकि फाइनेंशियल इमरजेंसी एक ऐसा एक्सेप्शन है जहां पर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की सैलरी एंड अलाउंसेस को डिक्रीज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इंडिपेंडेंस का नेक्स्ट पॉइंट यह है कि सुप्रीम कोर्ट की पावर्स और जुरिस्डिक्शंस को कभी भी करटेल नहीं किया जाता है। हावेवर पार्लियामेंट के द्वारा उनकी पावर्स और जुरिस्डिक्शन को इंक्रीज जरूर किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज के कंडक्ट को कभी भी लेजिस्लेचर में डिस्कस नहीं कर सकते, ये भी एक इंडिपेंडेंस दर्शाता है। मोरेवर आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ये पावर देता है कि वो किसी भी इंडिविजुअल को पनिश कर सकते हैं फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 50 के तहत ये कहा गया है कि गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट रखा जा सके ताकि थ्रू आउट द कंट्री अनबायस्ड जस्टिस को एंश्योर कर सके। सर, थैंक यू फॉर गिविंग अस द इंफॉर्मेशन। डियर लिसनर्स, आज के पॉडकास्ट को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ हम फिर से आपसे कनेक्ट करेंगे। तब तक आप स्टडी IQ के साथ बने रहिए एंड कीप स्टडिंग। आप स्टडी IQ प्रेजेंट्स द पॉडकास्ट को सभी ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं, जैसे स्पॉटिफाई, हब हॉपर, एप्पल पॉडकास्ट एटसेट्रा। लिंक्स को कमेंट सेक्शन में पिन किया गया है। थैंक यू।